हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं 12th बोर्ड परीक्षा के लिए जियोग्राफी यानी कि भूगोल के टॉप 10 लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को बच्चों, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों इस क्लास में हम सभी लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने बोर्ड परीक्षा में जो है सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग जो इस चैनल पे पहली बार जुड़े हों तो आप सभी लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप सभी लोग ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा प्यारे बच्चों, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो सबसे पहले इस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को आप सभी लोग लाइक नहीं किए होंगे तो क्लास को भी आप सभी लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लाइन देकर इन्हें याद कर लीजिएगा आप लोग कि मानव भूगोल को बच्चों परिभाषित कीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। उत्तर दिए गए हैं बच्चों यहाँ पे कि मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है बच्चों जिसमें मानवीय क्रियाओं और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का बच्चों जो है ना अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल क्या है बच्चों, तो मानव भूगोल जो है वह शाखा होता है बच्चों जिसमें क्या है, तो मानवीय क्रियाओं और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानवीय घटनाओं और मानवीय कार्यों को अध्ययन किया जाता है। वातावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में बच्चों इन सब के बारे में क्या है, तो इनमें अध्ययन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, तो ये आपके मानव भूगोल कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे देखिएगा, अगला है बच्चों यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल के 2 क्षेत्र के नाम लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह देगा आपसे कि आर्थिक भूगोल के 2 क्षेत्रों के नाम बताइए, तो आप लोग कैसे लिखेंगे। तो उत्तर देखिएगा, उत्तर दिए गए हैं बच्चों कि आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र कृषि भूगोल और उद्योग भूगोल माने जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे पहला में आप लोग लिख लीजिएगा कृषि भूगोल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कृषि भूगोल। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा में आप सभी लोग जो है बच्चों लिख लीजिएगा क्या, तो उद्योग हो जाएगा। ठीक है, उद्योग बच्चों हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे दूसरा में। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा भी जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि निश्चयवाद क्या है बच्चों। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चयवाद जो है क्या है। उत्तर दिए गए हैं आप सभी लोग का यहाँ पे कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव प्रकृति के आदेश के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था। ठीक है बच्चों, तो विकास क्या है, तो विकास की प्रारंभिक अवस्था है बच्चों कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में मानव क्या है, तो प्रकृति के आदेश को क्या है, तो अपने अनुसार अपने आप में बच्चों ढाल लिया था। मानव प्रकृति को सुनता था, प्रकृति से डरता भी था और प्रकृति की बच्चों पूजा भी करता था। इसे ही निश्चयवाद कहा जाता है। यानी कि अगर हम सब लोग पूरा पाषाण काल की बात अगर की जाए, पहले की बात, ठीक है, सन 1780 या 89 की बात अगर की जाए बच्चों, तो उस समय क्या है, तो मानव क्या है, तो ये भगवान यानी कि ईश्वर से डरते भी थे। ठीक है, उनकी पूजा भी क्या करते थे, आज भी लोग पूजा करते हैं। ठीक है, तो उस समय से ही क्या ईश्वर की पूजा की जाने लगी है और उनसे भी डरते हैं ये लोग। ठीक है, तो याद रखेंगे आप सब लोग। अगर कहें निश्चयवाद क्या है बच्चों, तो आप लोग लिख लीजिएगा, इतना काफी इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा। चलिए आगे है बच्चों यहाँ पे निश्चयवाद और संभववाद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। निश्चयवाद और संभववाद के बीच में आपको जो है अंतर स्पष्ट करना है। उत्तर देखिएगा, उत्तर दिए गए हैं बच्चों निश्चयवाद, तो निश्चयवाद क्या है, मनुष्य की प्रकृति के अनुसार ढालना निश्चयवाद कहलाता है। यानी कि बच्चों निश्चयवाद जो है ये मनुष्य का प्रकृति के अनुसार ढालना ही निश्चयवाद कहलाता है बच्चों। और यहाँ पे लाना संभववाद, यानी कि संभववाद उसके बाद आता है आपके निश्चयवाद के बाद, तो मनुष्य के द्वारा प्रकृति का उपयोग करके अपनी आवश्यकता की पूर्ण पूर्ति करना संभववाद कहलाता है। तो निश्चयवाद बच्चों वो कहलाता है जो कि मनुष्य क्या है, तो मनुष्य के अनुसार ईश्वर को ढालना ही मनुष्य क्या है, तो बच्चों निश्चयवाद कहलाता है। उसके बाद आता है संभववाद, तो मनुष्य के द्वारा जो है प्रकृति का उपयोग करके, ठीक है, मनुष्य के अनुसार प्रकृति का उपयोग करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना ही बच्चों ये संभववाद कहलाता है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आगे देखिएगा, आगे है यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, साक्षरता को परिभाषित करें। साक्षरता को क्या करना है, तो परिभाषित करना है। उत्तर देखिएगा, उत्तर दिए गए हैं कि भारत में साक्षरता जो है 7% से अधिक आयु के जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है बच्चों जो पढ़ लिख सकते हैं। यानी कि भारत में साक्षरता जो बच्चों 7 वर्ष से अधिक आयु के जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है बच्चों जो क्या है, तो पढ़ लिख सकते हैं और जिसमें समझ के साथ अंक गणितीय परिकलन करने की योग्यता होता है बच्चों। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। चलिए आगे देखिएगा, आगे है बच्चों यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, आयु संरचना का क्या महत्व है बच्चों। 2 नंबर में ये सब प्रश्न पूछेगा कि आयु संरचना का क्या महत्व है। उत्तर है बच्चों आप लोग का यहाँ पे कि आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। तो आयु संरचना क्या है, तो आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की जनसंख्या को बच्चों जो है ना ये प्रदर्शित करती है। ये सीधे 1 लाइनर में पूछ देगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिएगा बच्चों यहाँ पे आगे दिया गया है आप लोग का कि नॉन निश्चयवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद, रुको और जाओ। निश्चयवाद से जो है ना आप क्या समझते हैं, यानी कि पहले नॉन निश्चयवाद, फिर वैज्ञानिक निश्चयवाद और उसके बाद रुको और जाओ निश्चयवाद से आप लोग क्या समझते हैं, इसको समझाना है। उत्तर देखिएगा बच्चों, उत्तर है कि मानव भूगोल की वह विचारधारा जो न तो प्राकृतिक पर विजय प्राप्त करने न ही प्रकृति की दासता स्वीकार करने अपितु प्रकृति के साथ सहयोग करने पर बल देती है, इसे नॉन निश्चयवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है बच्चों। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या वितरण की प्रमुख विशेषताओं क्या है। यानी कि विश्व जनसंख्या वितरण की जो प्रमुख विशेषता है ये क्या हो जाएंगे। उत्तर दिए गए हैं कि इनमें जनसंख्या के वितरण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं बच्चों, जिसमें से हम लोग पहला बोल सकते हैं कि विश्व की जनसंख्या का वितरण अत्यधिक समान है बच्चों। दूसरा में हम लोग बोल देंगे कि विश्व में जनसंख्या का घनत्व भी क्या है, तो असमान पाए जाते हैं। उसके बाद 3 नंबर पे लिखेंगे कि नदी घाटियों व मैदानों में क्या है, तो अधिक जनसंख्या निवास करती है। और 4 नंबर में लिखेंगे कि ठंडे व गर्म मरुस्थलों में कम जनसंख्या जो बच्चों निवास करती है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों ये क्वेश्चन पढ़े उनसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग के लिए नोट्स जो यहाँ पे 100% जो आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं उन सभी नोट्स यहाँ पे तैयार किए गए हैं, जो कि आपको मात्र 199 में आपके सभी नोट्स दिए जा रहे हैं। तो जो भी बच्चों को ये नोट्स चाहिए आप लोग इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा 962 18 834। ठीक है, अगर बच्चों इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें 199 का पीडीएफ और नोट्स चाहिए। बच्चों ये सभी नोट्स आपको दे दिए जाएंगे मात्र 199 में, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। तो जिनको भी चाहिए ये नोट्स आप लोग कॉल करके या व्हाट्सएप पर एसएमएस करके ले सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, लिंग अनुपात शब्द की परिभाषा दीजिए। लिंग अनुपात शब्द की जो आपको परिभाषा देना है। उत्तर दिए गए हैं कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। यानी कि बच्चों प्रति 1000 पुरुष पर, ठीक है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो जनसंख्या होती है उनको लिंग अनुपात कहा जाता है। विश्व का लिंग अनुपात क्या है, तो 990 महिला प्रति है और 1000 पुरुष, यानी कि 1000 पुरुष पर सिर्फ 990 ही महिला है। भारत का लिंग अनुपात जो है 943 महिला प्रति 1000 पुरुष है। यानी कि भारत में बच्चों क्या है, तो भारत में 1000 पुरुष पर बच्चों 1000 पुरुष पर कितना है, तो 1000 पुरुष पर बच्चों हो जाएंगे यहाँ पे कितना, आप लोग बता सकते हो 943 है। ठीक है, याद रखिएगा 943 ही है, तो अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा जरूर आपके एग्जाम में। चलिए आगे देखिएगा, आगे है बच्चों यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर लिखे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जन्म दर क्या है और मृत्यु दर क्या है, ये पूछेगा। तो उत्तर दिए गए हैं कि जन्म दर, पहले देखेंगे बच्चों जन्म दर। ठीक है, इस जन्म दर को तो प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। तो जन्म दर क्या है, तो जन्म दर जो है ये प्रति 1000, ठीक है, प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जो है जन्म दर कहा जाता है। और मृत्यु दर क्या है, तो प्रति 1000 लोगों पर मरने वाली लोगों की संख्या को जो यहाँ पे मृत्यु दर कहा जाता है।
तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा जिससे कि आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा बना पाओगे। तो बच्चों इस क्लास में कल आपके 10 क्वेश्चन थे और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग क्लास को लाइक कर सकते हो। चैनल पे पहली बार जुड़े हो बच्चों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन कॉल पर दबा लीजिएगा ताकि बच्चों क्लास से स्टार्ट हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर SMS कर लीजिएगा 96218 ठीक है बच्चों। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर SMS कीजिए और बोलिए कि सर हमें 199 का नोट्स चाहिए, आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।